हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2024-25, जिसको हम कहते हैं अंतरिम बजट। उस पर हमने जितनी भी चर्चा की थी, अब उस पर अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एक तरह से अपने आप में यह एक रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और बजट से जुड़े बाकी के वीडियो को भी देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां ओपन करिए, उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं बजट से जुड़े अभ्यास प्रश्नों में। तो आप सीधे अभ्यास प्रश्न भी अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बजट 2024-25 जो हाल में आया है, अंतरिम बजट है, ये तो आपको पता ही है, यानी कि इस बार चुनाव होने वाले हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी प्रमुख जानकारियां हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि अंतरिम बजट 2024 कितने दिशा निर्देशकों पर आधारित है, 6, 7, 5 या 4। अब देखिए, दिशा निर्देशक का मतलब क्या है? एक ऐसा बजट जो दिशा निर्धारित करेगा निर्देशकों के माध्यम से। तो कौन कौन से निर्देशक हैं, कितने पॉइंट में हैं? तो वो है 5। तो इसका सही जवाब है 5, यानी कि सी। और वो 5 पॉइंट कौन से हैं, कौन से दिशा निर्देशक हैं जिनके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा देने का प्रयास किया जाएगा? वो निर्देशक कौन है? तो प्रभावी शासन मॉडल के रूप में सामाजिक न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय जितना ज्यादा देखने को मिलेगा, शासन मॉडल जो है भारत का, वह उतना प्रभावी होगा, यानी कि गुड गवर्नेंस दिखाई देगी। फिर गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाता किसानों पर ध्यान, यानी कि कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि इंफ्रा पर ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद बुनियादी ढांचे का मतलब ये समझ सकते हैं कि सड़क, पुल, चीजें हैं, सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर उपयोग हम कर सकते हैं जिससे कि उत्पादकता बढ़े, ना सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। उसके बाद जनसांख्यिकी चुनौतियों से उत्पन्न चुनौतियों के लिए उच्च शक्ति समिति, इस पर भी विशेष चर्चा की गई थी कि जो है, जो जनसंख्या बढ़ रही है और उससे होने वाली जो चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। अब अगला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, के द्वारा सरकार को कितनी राशि की बचत हुई? 2.7 लाख करोड़, 6.7 लाख करोड़, 8.3 लाख करोड़ या 5.2 लाख करोड़? यहां पर रुपए में बात हो रही है। तो कितना है? 2.7 लाख करोड़, यानी कि ए इसका सही जवाब है। देखिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकार ने 34 लाख करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण दिया। तो इससे कितनी बचत हुई? 2.7 लाख करोड़ की, यानी कि 34 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ, जिसकी वजह से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई। ये कुल हस्तांतरण है और कुल बचत है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि यहां पर जब डायरेक्ट बेनिफिट को हस्तांतरण कर दिया गया, तो कभी कभी जो डबल भुगतान की समस्या आती थी या ऐसी समस्या आती थी जो कि हम कह सकते हैं अपने आप में गड़बड़ी थी, तो वो नहीं हुई। जब गड़बड़ी नहीं हुई, डुप्लीकेट कुछ नहीं हुआ, डायवर्जन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण हुआ, तो वहां पर बजट में देखा गया कि 2.7 लाख करोड़ की बजट हो चुकी है। अब उसके बाद देखते हैं अगला सवाल में कि बजट 2024 के अनुसार भारत की जीडीपी में लगातार 3 वर्षों से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इस बजट में यह भी बताया गया है कि अगर जितनी आकांक्षा या अपेक्षा इस बार है 2024-25 में, अगर उतना हो जाता है, तो यहां पर जो 3 वर्ष लिखा है वह 4 वर्ष हो जाएगा। तो जो सही जवाब है इसमें से वह है 7% से ज्यादा की वृद्धि लगातार 3 वर्षों से, कोरोना काल के बाद से लगातार 3 वर्षों से 7% से ज्यादा की वृद्धि भारत की जीडीपी, यानी कि जीडीपी का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को अगर हम देखें तो उसमें जो वृद्धि हो रही है वह 7% की दर से कोरोना के बाद से लगातार हर साल हो रही है। और इस बार जो अनुमान है 2024-25 का, वह यह कहता है कि 7.2% से ज्यादा की होने की संभावना। और अगर ऐसा होता है तो ये चौथा साल हो जाएगा जो 7 से ऊपर का होगा। चलिए, ये तो हमने देख ही लिया है। अब इससे देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्व खाते पर जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय अनुमानित किया गया है? अब यहां पे किसकी बात हुई है? राजस्व खाते पर जीडीपी का व्यय। तो राजस्व खाते पर जीडीपी का व्यय कौन सा है? सरकारी सेवाओं पर व्यय। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा होगा ऋण पर,
ब्याज अदायगी पर, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सब्सिडी पर भी। सब्सिडी जो सरकार बांटती है उसके वजह से भी सरकार का व्यय होता है। तो इस प्रकार के व्यय कहाँ देखने में आएंगे? राजस्व खाते पर जो व्यय आप देखेंगे। अब यह कितना देखा गया है, अनुमान किया गया है, जीडीपी का कितने प्रतिशत होगा? तो 11.2% होगा। तो यह जो है राजस्व खाता, इसमें होता क्या है, इसमें प्राप्ति कहां से हो रही है? यह अपने आप में एक क्रेडिट बैलेंस वाला खाता है। तो इसमें जो प्राप्ति होती है वह होती है राजस्व की। अब इसमें जो प्राप्तियां होंगी, राजस्व और सरकार के अन्य राजस्व, जो कर राजस्व है उसको भी हम शामिल करेंगे, और जो अन्य राजस्व हैं वह भी इसमें शामिल होंगे। अब बात आती है पिछले साल की, कितना था? तो पिछले साल अगर देखें तो 2023-24 में 35.4 लाख करोड़ था, जिसमें 3.2% की वृद्धि हुई, और यह हो गया 36.55 लाख करोड़ रुपए। और यह जो व्यय है यह कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत है? तो 11.2% है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के आधार पर है। यह बात क्लियर हो गई। अब अगले सवाल पर आते हैं कि बजट 2024 में उल्लिखित यूविन प्लेटफॉर्म का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कर सुधार, टीकाकरण, सौर ऊर्जा या रोजगार? इसका सही संबंध है टीकाकरण से, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। अब बी ऑप्शन जो टीकाकरण से जुड़ा हुआ है, 2014 में 25 दिसंबर 2014 में एक मिशन शुरू हुआ, उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष का नाम मिशन इंद्रधनुष क्यों है? क्योंकि यह संबंधित था टीका से, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके टीकों से था। तो 7 बीमारियों के लिए 7 टीकों से संबंधित था, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? चलिए समझ गए आप। तो अब बात आती है कि इसमें जो टीकाकरण कार्यक्रम है, यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए, पूरे देश में लागू किया जा सके, उसके लिए यूविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब मिशन इंद्रधनुष के बाद फिर इसमें टीकों की संख्या में वृद्धि हुई थी, और फिर उसका नाम क्या हो गया था? मिशन तीव्र इंद्रधनुष। तो यह चीजें होती रही हैं, जो टीकाकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें वृद्धि देने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए। अब इसी में ही एक अगला क्रम क्या है? यूविन प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके टीकाकरण खुराकों पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी उनको। अब उसके बाद देखें तो बजट के अनुसार 2022-23 में श्रम बल भागीदारी दर कितनी दर्ज की गई है? अब यहाँ पे श्रम बल भागीदारी दर की जो बात की गई है वह ग्रामीण क्षेत्र के लिए की गई है। सवाल में ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? 57.9, 40.8, 45.8 या 49.8? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही ध्यान रखते हुए देखिएगा, तो इसका जो सही जवाब मिलेगा वह आपको मिलेगा 22-23 में 57.9% दिखाई देती है, जबकि 17-18 में 49.8 था, और ये ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, अगर हम ओवरऑल देखें जिस पर हमने चर्चा की थी, 2017-18 में जो प्रतिशत था श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का 23.3 था, और 22-23 में यह 37% था। तो इस पर तो हमने अलग से चर्चा की भी है। तो यह अंतर समझ के आगे बढ़ते हैं कि सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य घोषित किया है? 3.5, 5.5, 4.5 या 6.5? तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन सी। सी का मतलब है 4.5। राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य घोषित किया, यानी कि 4.5 से कम करना है राजकोषीय घाटा। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में यही आएगी कि यह जो राजकोषीय घाटा है यह क्या है? तो जो सरकार का कुल व्यय है और उसके कुल जो राजस्व है, अब राजस्व में उधार जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है उसमें उधार को हम कलेक्ट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो जो पूरा खर्चा था उसका और जो कुल राजस्व था उधार को छोड़ के, उसमें जो डिफरेंस दिखता है, और जब वह डिफरेंस माइनस में होता है उसी को हम बोलते हैं घाटा। तो राजकोषीय घाटा जो है 4.5% से कम करने का लक्ष्य 2025-26 के लिए है सरकार का। लेकिन अगर देखें स्थिति, तो यहां पर राजकोषीय घाटा जो है संशोधित होकर अभी कितना है? जीडीपी का 5.8% है। वर्तमान स्थिति में देखिए 5.8 दिखता है, लेकिन आगे के लिए लक्ष्य है 4.5 से कम करने का। तो आगे का लक्ष्य और वर्तमान की स्थिति दोनों इसमें पता रहनी चाहिए।
अब देखते हैं आगे, बजट के अनुसार देश में कितने नए आर्थिक रेलवे कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे, 5, 4, 10 या 3। इसका सही जवाब है डी यानी कि 3। अब यहां पे देखिए 3 कौन कौन से गलियारे हैं, और ये तीनों के तीनों जो गलियारे हैं इसका जो सीधा सीधा मतलब है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए है। अब आप पूछेंगे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या है? अलग अलग माध्यम से जब कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश होती है वही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। जैसे कि जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वह भी एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। और ये भारत के अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ भारत के अंदर देखते हैं 3 गलियारे कौन से होंगे, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा। बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे, अब बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे मतलब कि जितने भी देश में बंदरगाह हैं उनसे कनेक्टिविटी को बेहतर करने की, उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए गलियारे बनाए जाएंगे, कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और उसके बाद उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे, मतलब कि ऐसे कॉरिडोर जहां पर ज्यादा यातायात होता है, जहां पर घनत्व ज्यादा है। घनत्व ज्यादा का मतलब क्या है, यातायात के जो लोग हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा है, आवाजाही बहुत ज्यादा है। तो जब आवाजाही बहुत ज्यादा है तो उस स्थान पर गलियारे को बेहतर करने की आवश्यकता है, वहां पर गलियारे को बनाने की आवश्यकता है, यानी कि जिस क्षेत्र में आवाजाही ज्यादा हो रही है। अब उसके बाद देखते हैं अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक राशि किस मंत्रालय को आवंटित की गई है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय। अब यहां पे जो सही जवाब देखिए क्या है, अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक राशि किस मंत्रालय को आवंटित की गई है? अगर इसका जवाब आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा। इसका जवाब है ए यानी कि रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए सर्वाधिक। उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.7 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़ रुपए। फिर उसके बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.13 लाख। फिर गृह मंत्रालय 2.03 लाख। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.7 लाख करोड़। फिर उसके बाद रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.68। फिर उसके बाद संचार मंत्रालय 1.37 लाख करोड़ रुपए। तो ये क्रम रहेगा जो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद 10वां और आखिरी सवाल, बजट में सरकार ने कितने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण को मंजूरी दी है? 10, 9, 11 या 7? मुझे उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अगर वहां आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। साथ में इस सीरीज में आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो बजट के लिए आपकी समझ भी बेहतर होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।